अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। इस सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। ये धरती, ये आकाश, ये बादल, ये हवाएं, ये चांद, ये तारे, ये उपवन, ये जंगल, ये चरिंद, ये परिंद, वहीं पहाड़, समंदर, जीव जंतु, तितली, फूल और यहाँ तक कि इंसान भी। लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानों की भी अब आधुनिक युग में क्लोनिंग हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ये वर्जित है, ऐसा करना गैर कानूनी है। वहीं अगर हम पशुपालन के क्षेत्र की बात करें तो क्लोनिंग से इसमें क्रांति आ रही है। विशेष तौर पर गाय और भैंस की क्लोनिंग काफ़ी मात्रा में की जा रही है और इससे अच्छे परिणाम भी देखे जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे क्लोनिंग के बारे में, यानी डेयरी व्यवसाय में कैसे क्लोनिंग से हो रही है क्रांति। हम आपको बताएंगे क्लोनिंग के तमाम आयामों के बारे में, कैसे आधुनिक तकनीक का ये करिश्मा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। बच्चा पैदा करने के लिए नर और मादा दोनों की जरूरत होती है। क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें गैर लैंगिक विधि से बच्चों की उत्पत्ति संभव है। क्लोनिंग की मदद से दुनिया भर में कई जानवर बनाए गए हैं। याद कीजिए 1996 का वो साल जब ब्रिटेन में डॉली नाम की एक भेड़ क्लोन तकनीक से उत्पन्न की गई। उसके बाद बंदरों और कुत्तों की क्लोनिंग संभव हो पाई और फिर भैंस की भी, बल्कि भैंस का पहला क्लोन भारतीय वैज्ञानिकों ने ही तैयार किया था। बात 6 फरवरी 2009 की है, जब हरियाणा के करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI के वैज्ञानिकों ने भैंस का झोटा तैयार किया। इसे विकसित करने के लिए अंडाणुओं का इंतजाम किया गया और फिर एक भैंसे के कान से दैहिक कोशिका ली गई। उसके बाद मशीनों की मदद से प्रयोगशाला में भ्रूण तैयार किया गया, लेकिन ये झोटा 6 दिन ही जिंदा रह सका। फेफड़ों के संक्रमण के चलते इसकी मौत हो गई, पर वैज्ञानिक लगातार कोशिश करते रहे। उन्हें भरोसा था कि कामयाबी बस कुछ ही कदम दूर है। उनका ये विश्वास रंग लाया और सिर्फ 4 माह बाद यानी 6 जून 2009 को दूसरे बफेलो क्लोन का जन्म हुआ। 43 किलो वजनी इस क्लोन का नाम गरिमा रखा गया। क्लोनिंग से तैयार बच्चे हूबहू दैहिक पशु की तरह दिखते हैं। आपको जुड़वा बच्चों की सूरत में भी कुछ न कुछ अंतर मिल जाएगा, मगर क्लोन में अंतर कर पाना मुश्किल है। हालांकि जरूरी नहीं कि आदतों में भी वो अपने पूर्वज पर जाएं। इस वक्त हम हैं करनाल के NDRI में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, NDRI अपने गाय और भैंसों के अनुसंधान के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर गिर और अन्य नस्लों की गाय और भैंसें भी हैं। इसमें एक बड़ी घटना जो हुई थी उस वक्त हुई थी कि एक क्लोन के द्वारा किसी पशु को कैसे पैदा किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यहाँ पे पशु क्लोनिंग पूरे वर्ल्ड में भैंसों में सबसे पहले हुई है। उसके बाद अभी जो हमने शुरू किया है पिछले साल से
गाय के अंदर किया है। और गिर गाय की आप देख पा रहे हैं, जो गंगा है उसको पैदा किया गया है 16 मार्च 2023 को, पिछले साल लगभग 1 वर्ष पहले गंगा को पैदा किया गया। नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी पशु को अगर आपको पैदा करना है तो आपको शुक्राणु मतलब स्पर्म्स और अंडे की जरूरत होती है। क्लोनिंग के अंदर इस तरह की तकनीक है कि जिस भी एनिमल को आप क्लोन करना चाहेंगे तो उसके कान से, उसके त्वचा से, उसके पूंछ से कहीं से भी दैहिक कोशिका ले लीजिए, जिसको सोमैटिक सेल कहते हैं, और उसको लेबोरेटरी के अंदर फिर हम उसके एम्ब्रियोज बनाते हैं जिसको भ्रूण कहते हैं। और जब वो भ्रूण 7 दिन का हो जाता है तो उसको एक सरोगेट मदर में, मादा जो है पशु में ट्रांसफ़र किया जाता है। और फिर वो प्रेगनेंसी आती है, उसके बाद जो गर्भाशय का जो टाइम है, जैसे गाय के अंदर 9 महीने हैं वो टाइम लगता है, और फिर गाय जो बच्चा है वो पैदा होती है। तो गंगा है इसी तरह से हुई है। आप देख सकते हैं कि गंगा का जो डोनर है और ये जो गंगा है उसका हुबेहूब सेम टू सेम है, उनका जो आप अपीयरेंस देखेंगे वो सेम है। अच्छी बात यह है कि भारत के पास दुनिया की सबसे अच्छी भैंसें हैं और सबसे अधिक संख्या में भी। पर समस्या ये है कि इनमें जानवरों की तादाद बहुत कम है। ऐसे में अगर दूध उत्पादन बढ़ाना है, भैंसों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। क्लोनिंग तकनीक इस काम में हमारी मदद कर सकती है। NDRI के वैज्ञानिक साफ कर चुके हैं कि उनके संस्थान ने जो तकनीक विकसित की है उसमें ऐसा कर सकने की क्षमता है। यहाँ के वैज्ञानिक अगले 3-4 सालों में 20-25 और क्लोन तैयार करेंगे। साथ ही जो क्लोन अभी तैयार हैं, उनके भी नर विकसित करने का इरादा है। ये बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले नर होंगे, ऐसे नर जो उन्नत किस्म की नई पीढ़ी को जन्म देने में सहयोग देंगे। अभी भी जो नर हैं, उनका जर्म प्लाज्म किसानों को बांटा जा रहा है। कई बार ये जर्म प्लाज्म मुफ्त भी दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं इस बार का कृषि विशेष, डेयरी में अद्भुत क्रांति, क्लोनिंग। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी क्लोनिंग से जुड़ी विशेष बातें आप तक पहुँचाएंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहें कृषि विशेष। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। भैंस के बाद बारी थी गाय की। हमारे वैज्ञानिक गाय का क्लोन तैयार करने के लिए लगातार कोशिशों में लगे रहे और लगभग 1.5 दशक की तपस्या के बाद साल 2023 में उन्हें इसमें कामयाबी मिली। जी हाँ, वर्ष 2023 में NDRI ने गाय का क्लोन तैयार किया, जिसका नाम रखा गया पवित्र गंगा नदी के नाम पर, यानी गंगा। वैज्ञानिकों के लिए भैंस की क्लोनिंग आसान थी, क्योंकि उसके परिपक्व डिंब के लिए बूचड़ खानों से संपर्क किया जा सकता था। मगर गायों के बारे में ये बात संभव नहीं थी, यानी गाय का क्लोन तैयार करने में पहली चुनौती अंडों की थी। इसके लिए ऐसी तकनीक की जरूरत थी जिसकी मदद से गाय को नुकसान पहुंचाए बिना परिपक्व डिंब को अलग किया जा सके। फिर वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक का अध्ययन किया जिसकी मदद से गाय को नुकसान पहुंचाए बिना ही अंडे प्राप्त किए जा सकते थे। सभी तरह की मंजूरी मिलने के बाद साल 2021 में प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया। कई नाकामियों के बाद 16 मार्च 2023 का वो दिन आ गया जब दुनिया ने भारत में क्लोन गाय का जन्म होते हुए देखा। गंगा गिर गाय से उत्पन्न क्लोन है। गिर गुजरात नस्ल की देसी गाय है। ये दूसरी प्रजातियों के मुकाबले कहीं मजबूत होती है।
इसके अंदर अत्यधिक तापमान और ठंड को सहन करने की क्षमता दूसरी नस्लों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में भी ये बहुत बेहतर है। विश्व का भैंस का सबसे पहला जो क्लोन है वो 2009 में पैदा किया गया था। उसके बाद अभी तक जो भैंसों के काफ़ी सारे क्लोन हैं, लगभग जो है 20 के करीब जो है वो भैंसों के क्लोन जो है पैदा किए गए हैं। गाय के अंदर अभी हमारा ये पहला ही क्लोन है और हम अभी आगे भी काम कर रहे हैं। हमारे पास लगभग जो है 15 जो है क्लोन झोटे हैं, जो अच्छी प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम होता है उनके जो टॉप रैंक के बुल होते हैं उनके क्लोन जो है हमारे पास है। हम उनका सीमेन टेस्ट किए हैं, उनकी प्रोजेनीज हमारे पास है। तो हमारे संस्थान में लगभग जो है अभी 15 के करीब जो है वो क्लोन है और 8 के करीब जो है उनकी बच्चे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर गायों की क्लोनिंग क्यों करनी पड़ रही है। दरअसल भारत में पशुधन की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन उनकी उत्पादकता बहुत ही कम है। दूसरे देशों में एक गाय जितना दूध देती है उतना देसी नस्ल नहीं दे पाती। यही वजह है कि बहुत से किसान देसी गाय रखने में हिचकिचाते हैं, जबकि देसी गाय भारतीय वातावरण में ढली होती है। उन पर बीमारियों का असर कम होता है, जबकि विदेशी नस्लों में जल्द बीमार पड़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसीलिए जरूरी है कि उन्नत किस्म की देसी नस्ल पैदा की जाए, ऐसी गाय जो दूध की नदियां बहा दे। क्लोन तकनीक इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे उत्पन्न पशु आनुवांशिक गुणों में अपने दैहिक जैसा ही होता है। ऐसे में अगर ज्यादा दूध देने वाली गाय का क्लोन तैयार करेंगे तो उसकी बछिया भी ज्यादा दूध देने वाली होगी। आप जानती है कि हमारा देश विश्व में दूध उत्पादन से 1 नंबर पे है और उसमें लगभग 50% जो कंट्रीब्यूशन है, जो सहयोग है, वो गायों का है। तो हमारे देश में गायों की संख्या काफ़ी है और उस गायों की संख्या के हिसाब से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब पर एनिमल जो प्रोडक्शन है, वो थोड़ा कम है। तो उसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं चलाई है। उसमें से जो हमारे संस्थान पिछले काफ़ी वर्षों से इस तकनीक पे काम कर रही है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अच्छी नस्ल के जो पशु होंगे उसको कैसा बढ़ावा दिया जाए। तो अगर कोई आपके पास ऐसी गाय है जो दूध उत्पादन में 5000 या 6000 लीटर दे रही है, या कोई ऐसा सांड है जिसका जो वीर्य है बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे पशु को हम क्लोन कर सकते हैं। तो ये हमारे देश में सबसे पहले NDRI ने ये अचीवमेंट हासिल की है, जिसमें गायों को क्लोन किया गया है। सर ये हमारे पास आज सबसे ज़्यादा दूध देने वाली 65 से 70 लीटर के बीच में है, और जर्सी ब्रीड की जो गाय हैं वो 45 लीटर की है। जो कंपटीशन में भी हम भाग लेते हैं, 2009 से 2024 तक हमने लगभग 40-45 प्राइज़ जीते हुए हैं कंपटीशनों में। पंजाब में भी ऑल इंडिया का जो कंपटीशन, मिल्क का, ब्यूटी का, हर तरह के होते हैं, और NDRI में भी हर साल कंपटीशन होते हैं। तो उसमें हमारी गायें पहले दूसरे नंबर पे जो भी है वो जीतती है। पशुधन की जितना भी हम काम करना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम अच्छे पशु का चयन करें। ये नहीं है कि हम कह दिया कि साहीवाल नस्ल में काम कर रहे हैं तो सारी साहीवाल अच्छी नहीं होती है। हम चयन करें, उनमें सुपीरियर बहुत अच्छी गाय का चयन करें और उस पर सेक्स सॉर्टेड सीमन लगाएं। जब हम अच्छा चयन कर लेते हैं पशु का, और उसका चारा प्रबंध, खिलाना पिलाना भी बहुत अच्छा करें। 60% से ज़्यादा जो लागत होती है दूध में, वो केवल फीड और फोडर की होती है। तो पशु का चयन पहली बात है, फिर उसकी खिलाना पिलाना, पशु पोषण करना बहुत दूसरी, 1 नंबर 2 पे बहुत विशेष पॉइंट है। पौष्टिकता से भरपूर दूध छोटे बड़े हर किसी का आहार है। इसकी मांग न कभी कम होगी न खत्म, बल्कि बढ़ती जनसंख्या के साथ मांग में और इजाफा होता रहेगा। यही वजह है कि डेयरी संभावनाओं से भरा व्यवसाय है। क्लोन तकनीक इस व्यवसाय में प्रगति की नई इबारत लिखेगी। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित क्लोनिंग तकनीक के बारे में। कैसे ये तकनीक डेवलप की गई और कैसे ये कारगर है, जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं पशुपालन डेयरी के क्षेत्र में क्लोनिंग के बारे में।
जो टॉपिक मिला है एंड द टॉपिक इज काजीरंगा नेशनल पार्क। आपतानी व्यंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाला क्या है? केवल मिर्च। नो योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष, जिसमें आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे डेयरी के क्षेत्र में क्लोनिंग से क्रांति आ रही है। हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने क्लोनिंग के लिए हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जो कि काफ़ी सरल और उसके अलावा सस्ती भी है। जी हाँ, अगर इसकी हम डॉली से इसकी तुलना करें तो ये काफ़ी सरल और सस्ती है, वहीं डॉली की तकनीक काफ़ी जटिल थी। आइए जानते हैं कि कैसे एनडीआरआई ने इस तकनीक को विकसित किया और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। एनिमल क्लोनिंग पर काम करते हैं। इस विधि में हम जो स्लॉटर हाउस से ओवरी लाते हैं उसमें से अंडाणुओं को निकालते हैं, और ये आप जो देख रहे हैं ये अंडाणु निकलते हैं, और ये इससे हम जो भी क्लोन करना होता है एनिमल को, उसके अच्छे से अच्छे एनिमल से हम दैहिक कोशिकाएं लेते हैं और उसको इन अंडाणुओं के साथ फ्यूजन करते हैं, और उस फ्यूजन से जो एम्ब्रियो बनते हैं उनको हम सरोगेट एनिमल में ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि 10 महीने 10 दिन बाद जो कटरे को जन्म देगी वो कटरा उसी का होगा जो जिस एनिमल से हमने दैहिक कोशिकाएं ली हैं। तो अगर बहुत अच्छे किस्म का जानवर है तो हमारे जो भी कटरे या कटरी पैदा होंगे बहुत ही अच्छे किस्म के होंगे। ये है कृत्रिम गर्भाशय। हम क्या करते हैं हमारे लैब में, जब हम बच्चे गाय के या भैंस के जो बच्चे पैदा करते हैं, जब उसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है लेबोरेटरी के अंदर, या फिर क्लोन जो भ्रूण होते हैं, उन भ्रूण को 7 दिन तक यहाँ इस मशीन के अंदर रखा जाता है, जिसका वातावरण जो नेचुरल है, ये नैसर्गिक गर्भाशय उसकी तरह होता है। ये इंक्यूबेटर है जिसके अंदर जो है हम अपने सोमैटिक सेल्स जो होते हैं या दैहिक कोशिकाएं है या भ्रूणों को, जो या ऊसाइट है, जो अंडे हैं, उनको जो है कल्चर करते हैं, जैसे 24 घंटे के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है बच्चा पैदा करने की, उस तरह हम इस वाले इंक्यूबेटर में करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये जो फ्लास्क है यहाँ पे, इन सब के अंदर दैहिक कोशिकाएं हैं, तो उन्हीं दैहिक कोशिकाओं से हम क्लोन एनिमल को पैदा करते हैं। दैहिक कोशिका मतलब सोमैटिक सेल है। इस एक भ्रूण के अंदर 2 तरीके के कोशिकाएं होती है। एक होता है ट्रोफैक्टोडर्मल सेल्स जिसको कहते हैं, और एक होती है इनर सेल मास। तो ट्रोफैक्टोडर्मल जो ये सेल्स, यहाँ से इन सेल से बनता है प्लेसेंटा, और ये जो बाकी जो काला सा एक जो डार्क कलर के जो सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, इनसे बनता है पूरा शरीर, जिसके अंदर जो है आपका एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, जिससे पूरा शरीर पैदा होता है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के भ्रूण हैं, जिसमें बहुत क्लियर जो है इनर सेल मास है और ट्रोफैक्टोडर्म है। इन भ्रूणों को हम यहाँ डेवलपमेंट के बाद जो है दूसरे पशुओं में ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, कि जिससे कि बच्चे पैदा किए जाए। क्लोनिंग में बहुत कुछ इंसान के हाथ में होता है, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार पशु को तैयार कर सकते हैं। यानी अगर नर की आवश्यकता है तो नर को तैयार कर सकते हैं, मादा की ज़रूरत है तो मादा का क्लोन बनाया जा सकता है। इसके अलावा नस्ल में सुधार भी किया जा सकता है, मसलन ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल या फिर कम बीमार पड़ने वाली, और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के हिसाब से जो नस्ल अपने आप को ढाल सके, ऐसी नस्लों को भी तैयार किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। दुनिया में भैंसों की जितनी भी संख्या है उनमें 56% अकेले भारत में है। इसका मतलब हुआ कि भारत सबसे अधिक भैंस पालने वाला देश है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 10 करोड़ दुधारू पशु हैं और इनमें से लगभग 4.5 करोड़ गाय हैं। देश के कुल दूध उत्पादन में आधा योगदान गायों का ही है और गौ दुग्ध उत्पादन में भी 80% योगदान 2-3 गाय रखने वाले दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि गाय पालन या दुग्ध उत्पादन इतना प्रमुख व्यवसाय नहीं है, और अगर है भी तो वो बहुत ज्यादा आमदनी देने वाला नहीं है। हाँ,
अगर अच्छी नस्ल की और ज्यादा दूध देने वाली गाय पाली जाए तो जरूर आमदनी में इजाफा होगा। दूसरी ओर आजकल लोगों में नौकरी के बजाय अपना कारोबार करने का रुझान बढ़ रहा है। अगर ज्यादा दूध देने वाली गाय होंगी तो ग्रामीण युवा डेयरी क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकते हैं। भारतवर्ष है वो विश्व में नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है, और अगर हम पूरे विश्व का मिल्क का जो प्रोडक्शन है देखें तो लगभग 24% मिल्क जो है हमारे इंडिया से आता है। और इसमें जो एक ख़ास बात है वो लगभग कि 9 करोड़ हमारे जो है डेयरी किसान भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी आजीविका जो है डेयरी से चलती है। और अगर हम पूरे भारत की अपनी ही एक जीवीए वैल्यू होती है, जिसको कहते हैं कि अगर मोटा मोटा हम लेमैन की तरह कहें कि 16 लाख करोड़ का डेयरी का बिजनेस लगभग की है। और ये जो डेयरी का इसमें सबसे जो महत्व योगदान है हमारे वो फार्मर्स का है, वो किसान भाइयों का है, या डेयरी व्यवसाय जो है फार्मर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है। और लगभग 80% जो हमारा मिल्क का प्रोडक्शन है वो 2 या 3 गाय रखने वाले जो किसान भाई हैं उनसे आता है। हमारा एटीएम की तरह कहा जाता है कि डेली का डेली इसकी आजीविका होती है। रोज़ जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो किसी कोऑपरेटिव को या खुद जो किसान भाई हैं शहर में या लोकल में भी देते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा इसका व्यवसाय है। और ये हमारा बहुत आने वाले दिनों का अगर मैं बताऊं, जैसे 16 लाख करोड़ का बिजनेस डेयरी सेक्टर का है जो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग का इंडिया में, जो कि बढ़कर के 2030 तक जो 30 तक है वो लगभग 49 लाख करोड़ का होने वाला है। कम जमीन वाले किसानों के लिए पशुधन किसी वरदान से कम नहीं है। खेती में जहां कमाई के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है, वहीं दूध उत्पादन से हर दिन आमदनी होती है। इसीलिए किसान इसे अपना एटीएम भी कहने लगे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी डेयरी क्षेत्र तेजी से तरक्की कर रहा है। फिलहाल इस क्षेत्र का सालाना कारोबार 16 लाख करोड़ रुपए का है। 2030 तक इसके 49 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की संभावना है। क्लोनिंग तकनीक डेयरी सेक्टर में नई क्रांति ला सकती है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, डेयरी में अद्भुत क्रांति क्लोनिंग, जिसमें आपने जाना कि कैसे पशुपालन के क्षेत्र को, डेयरी के क्षेत्र को और मजबूत किया जा रहा है और क्लोनिंग की भूमिका इसमें काफ़ी खास है। हमारे पशुपालकों को इससे लाभ हो रहा है और वहीं देश की ज़रूरतों को, भविष्य को और मजबूत करने में क्लोनिंग से मदद मिल रही है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ तो भी आप हमें ज़रूर जानकारी दें, पत्र लिखें या फिर ईमेल करें। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।